Hello and warm welcome you all. Today is 25th of August and we are going to discuss the daily Hindu newspaper analysis. So before starting our discussion, let's look some of our ethical terms. तो आज हम वेरासिटी के बारे में जानेंगे। तो जब हम बात करते हैं वेरासिटी की, तो इसका मतलब आप सिंपल सेंस में समझिए, कोई भी व्यक्ति है, उसका जो मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक जिम्मेदारी बनती है टू इन्फॉर्म अदर्स अबाउट द ट्रुथ, यानी कि सत्य के बारे में जानकारी प्रोवाइड करना, जो सही बात है उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करना। और ये जो मॉरल ऑब्लिगेशन है इसको हम वेरासिटी कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि आपको ये दवाई खानी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बोल दिया जाता है कि अगर आप इसके एक्सेस डोज को कंज्यूम करोगे तो फिर इसके साइड इफेक्ट्स होंगे एंड बिकॉज ऑफ द साइड इफेक्ट्स आपके हेल्थ डेटोरिएट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा डॉक्टर का जो मोरल ऑब्लिगेशन है वो था कि पेशेंट्स जो दवाई कंज्यूम करेंगे उसके बारे में सही जानकारी दे देना। इतना ही नहीं, जो टीचर्स होते हैं वो नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। अब वो नॉलेज सही दिया जाए, ये टीचर्स की मोरल ऑब्लिगेशन होती है, ताकि स्टूडेंट्स को कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो और बाद में ये कोई शक ना रहे कि जो हमें कंसेप्ट प्रोवाइड की गई है वो सही है या फिर उसमें कुछ कमी है। तो ये भी एक मोरल ऑब्लिगेशन का एग्जाम्पल है। देयर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वाई आई वॉन्ट टू यू टू कमेंट, इट इज ऑल बिकॉज जब आप इस प्रकार से सोचने की प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं फॉर योर एग्जाम्पल्स, ताकि आप आंसर राइटिंग में और ज़्यादा मजबूती से अपने एग्जाम्पल्स को शूट कर सके। जबकि आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे, समझे होंगे, बस उसको रिकॉल करके दिमाग में लाना ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसलिए आप हमें कमेंट सेक्शन में एग्जाम्पल जरूर दें, पार्टिसिपेट करें, सो दैट ये जो डिस्कशन है वो बाय लेटरल नेचर का हो। तो लेट्स मूव टू आवर डिस्कशन। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर डिस्कशन, आपको हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए एडिटोरियल डिस्कशन का, हम लोग डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं, तो आप उस नोटिफिकेशंस को अपने यूट्यूब सब्सक्रिप्शन पर प्राप्त कर सके। अलॉन्ग विथ वी आर कमिंग विथ वेरियस इनिशिएटिव्स लाइक प्रीलिम्स स्पेसिफिक वीकली करंट अफेयर्स, तो आप उसके लिए भी तैयार रहें और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें। नाउ शिफ्टिंग आवर फोकस टू आवर एडिटोरियल डिस्कशन। दो आर्टिकल आज हमें डिस्कस करने हैं। पहला आपका जो हमारा मेडिकल कॉलेज है एंड जो हेल्थ केयर सिस्टम हम अपनाए हैं उसमें क्या कुछ कमी है उसके बारे में समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को प्रमोट कर रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेडिकल कॉलेजेस को प्रमोट किया जा रहा है और ये भी इंश्योर किया जा रहा है कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स मिल सके मेडिकल कॉलेजेस में, और जो हमारी कमी है डॉक्टर्स की वो फुलफिल हो सके। लेकिन इस आर्टिकल में कुछ क्रिटिसिज्म किया गया है कि हमारा बेसिक एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो मजबूत हो, उसके लिए हमारा सेकेंडरी केयर सिस्टम को मजबूत होना पड़ेगा। लेकिन जो हम टर्शरी या फिर 3 टियर हेल्थ केयर सिस्टम का पालन करते हैं, जहां पर आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, टर्शरी लेवल पर हम जब जाते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस ट्रीटमेंट दी जाती है। लेकिन प्राइमरी लेवल पर क्या होता है कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो आपका सिंपल सा होता है, क्योंकि छोटी मोटी बीमारियां होती है तो वो ठीक हो जाती है आपके प्राइमरी लेवल पर। तो ये प्राइमरी लेवल ठीक है, टर्शरी लेवल भी ठीक है, लेकिन बीच में हमने सेकेंडरी लेवल को गोल कर दिया है। तो जो सेकेंडरी लेवल है वो एक प्रकार से उसका एडवांसमेंट होना जरूरी था, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स वो सेकेंडरी सेक्टर में या फिर सेकेंडरी टीयर में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसको मजबूत करना है रैदर कि हम मेडिकल कॉलेजेस पर ज़्यादा फोकस करें, वो हम कंटेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा आर्टिकल आपका
कि अफ्रीका में आप देख रहे हो मिलिट्री कूप चल रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट अफ्रीका इज फेसिंग मल्टीपल क्राइसिस, करप्शन, एज वेल एज लैक ऑफ कॉपरेशन एंड इकोनॉमिक इश्यूज, इन्फ्लेशन, ये सब समस्याएं अफ्रीका फेस कर रहा है। तो कैसे भारत इन अफ्रीकन कंट्रीज को मदद कर सकता है G20 के प्लेटफॉर्म के माध्यम से टू टेकल ऑल दी चैलेंजेस, ये हम देखने वाले हैं। तो वी कंटिन्यू विथ अस नाउ, शिफ्टिंग आवर फोकस टू आवर फर्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन दैट विल बी कवर्ड अंडर पेपर GS पेपर 2। तो कंटेक्स्ट क्या है कि अभी हमें दो घटनाएं मेडिकल सेक्टर में देखने को मिल रही है। एक घटना है आपका मेडिकल नेग्लिजेंस। कैन यू रिमेंबर दिस कीवर्ड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं कहीं पर आप यूज कर सकते हो मेंस आंसर राइटिंग में। तो मेडिकल नेग्लिजेंस मतलब क्या होता है कि जो मेडिकल एक्सपर्ट्स है जब वो कुछ गलतियां कर बैठते हैं तो वो हम कहते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस। एक एग्जाम्पल देखने को मिला मेडिकल नेग्लिजेंस का, जैसे आपका जो केरला का मेडिकल कॉलेज है, वहां पर एक महिला इलाज करवाने के लिए गई थी। उनका बेसिकली ऑपरेशन हुआ, तो ऑपरेशन के दौरान जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना उनके शरीर में ही रह गई। 1 साल बाद उस महिला को पता चलता है कि उनके अंदर कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स रह गई हैं, और फिर वो अप्रोच करती हैं मेडिकल कॉलेज को ताकि इसे निकाला जा सके। तो आप समझ रहे हैं, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस। ऑपरेशन के दौरान इस प्रकार की जो इवेंट्स देखने को मिलती है, इट इज ऑल एन एग्जाम्पल ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस। एक इंसिडेंट तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि आप वेरियस न्यूज़पेपर्स में देख रहे होंगे कि जो आपका डेंटल फील्ड है उसमें जो स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन है, चाहे वो बैचलर्स डिग्री हो या फिर मास्टर्स डिग्री हो, इसमें बहुत ही कम हो रहा है। यानी कि वैकेंसीज ऑफ सीट्स वो बढ़ रही हैं, स्टूडेंट्स इस फील्ड में जाने का जो इंटरेस्ट है वो नहीं दिखा रहे हैं। तो ये दो घटनाएं देखने को मिल रही है। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज टू हैपनिंग्स एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि आखिरकार जो मेडिकल कॉलेजेस है वो क्या रोल प्ले करने की ताकत रखते हैं। आपको मैंने बताया कि गवर्नमेंट वेरियस प्रपोजल्स ला रही हैं फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, यानी कि कोशिश है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेजेस में कन्वर्ट किया जाए। आपको पता होना चाहिए कि लगभग आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट पर एक टॉप लेवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं जिसको हिंदी में सदर अस्पताल भी कहते हैं। तो अभी तक क्या था कि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स मेडिकल कॉलेजेस नहीं थी, इसमें गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इन्हीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेजेस में भी शिफ्ट कर दिया जाए। यानी कि इसके अब ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। एक तो ये कि स्टूडेंट्स के जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करेगा, यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई होगी, एज वेल एज जो आपके इंटर्नशिप्स होंगे, ट्रेनिंग होंगे स्टूडेंट्स के, सो दैट वो स्टूडेंट्स बाद में प्रोफेशनल मेडिकल एक्सपर्ट्स बने, डॉक्टर्स बने, वो यहाँ पर होगा। और दूसरा आपका ट्रीटमेंट भी होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट इस अप्रोच से चल रही है। लेकिन इस आर्टिकल में बोला जाता है कि ये अप्रोच में कमी है। यानी कि जब हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा ट्रीटमेंट का प्रेफरेंस है वो सेकेंडरी हो जाता है, एंड जो एजुकेशनल प्रेफरेंस है वो प्राइमरी हो जाता है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च ये सब ज़्यादा होती हैं, इंटर्नशिप्स ज़्यादा होती हैं, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है, गोल है कि हम बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे पेशेंट्स को, सिटीजन्स को, उसमें कमी आ जाती है। दैट्स द प्रॉब्लम द आर्टिकल इज ट्राइंग टू रेज। एंड ऑल्सो इन मेडिकल कॉलेजेस ये भी होता है कि जो पेशेंट्स हैं जिनका बीमारी काफ़ी ज़्यादा सीरियस है वो बेसिकली टर्सरी लेवल फैसिलिटी अवेल करेंगे, और ये तभी होगा जब लोअर लेवल फैसिलिटी उनको रिफ़र करे। सिंपल शब्दों में कहें कि हम जो है ना
वो 3 टायर सिस्टम पर आधारित है हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इसको हम एक बेहतर एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर, इसको समझ जाने के बाद आपको चीजें हल्की लगेगी। तो प्राइमरी लेवल में क्या होता है कि लेट्स से कि कोई व्यक्ति है, पेशेंट है, वो बीमार हुआ, उसके चेस्ट में पेन हुआ, तो सबसे पहले वो प्राइमरी केयर के पास जाएगा। वहां पर उनको बेसिक हेल्थ इश्यूज हैं, तो फिर वहां पर दवाई दे के ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ लेट्स से कि डॉक्टर ने बोला कि आपको कुछ टेस्ट कराने हैं, ईसीजी टेस्ट कराना है, कार्डियक टेस्ट कराना है, तो फिर वो प्राइमरी केयर में नहीं होगा, तो वो मूव करेंगे सेकेंडरी सेक्टर में, जहां पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एक्सरे मशीन्स होगी, ईसीजी मशीन्स होंगी, एलोंग विद डॉक्टर्स की भी अवेलेबिलिटी होगी। तो फिर वो आपका सेकेंडरी सेक्टर कहलाएगा, जहां पर ये सब सुविधाएं होंगी। तो वो लोकल हॉस्पिटल्स में जाएंगे, लोकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। उसके बाद क्या, लेट से कि काफी बड़ा प्रॉब्लम उनके शरीर में आ गया, लेट से कि ट्यूमर जैसी समस्या आ गई, कैंसर जैसी समस्या आ गई, तो फिर वो प्राइमरी केयर में नहीं जाएगा, ना कि सेकेंडरी केयर में जाएगा, वो जाएगा टर्शरी सेक्टर में, बिकॉज वहां पर आपका स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सिस्टम मौजूद है। ठीक है, जैसे आपका एम्स ले लो, और भी बहुत सारे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है वो आप ले सकते हैं। तो वहां पर आपका टर्शरी सेक्टर का इलाज होते हैं, जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वहां पर उसका इलाज होती है। लेकिन क्या ये रेफरल सिस्टम सही से फॉलो किया जा रहा है? आंसर इज नो। आप देखते हो कि अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में आप जा रहे हैं तो वहां पर कितनी ज्यादा भीड़ होती है। क्यों भीड़ होती है? उसका भीड़ का कारण ये है कि लोग प्राइमरी सेक्टर में नहीं जा रहे हैं, डायरेक्टली वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पर पहुंच जा रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो सेकेंडरी केयर सिस्टम है वो कहीं ना कहीं हमारा वीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट सेकेंडरी सेक्टर में वो अप्रोच ना करके वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, तो भीड़ तो बढ़ेगी ना। जबकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, ना कि जो आपकी सामान्य बीमारी है, सर्दी खांसी, ये सब कॉमन बीमारी है, तो उसको प्राइमरी लेवल पर भी डील किया जा सकता है एंड एट मैक्स सेकेंडरी लेवल पर। लेकिन उसको टर्शरी लेवल पर शिफ्ट कर देना, तो भीड़ बढ़ेगी कि नहीं? और इसके कारण क्या होगा कि जो पेशेंट जो काफी ज्यादा सीरियस है, अब उनको ज्यादा जरूरी है कि टर्शरी सेक्टर में इलाज करे, तो उनके लिए एक तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, ट्रीटमेंट सही नहीं मिल पाता है, काफी ज्यादा रश होता है, टाइम भी काफी ज्यादा बर्बाद होता है, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो सही परफॉर्म नहीं कर पाता, और हम सवाल खड़े करते हैं कि हमारी हेल्थ केयर सिस्टम की क्या ही दुर्दशा हो गई है। तो ये कंटेक्स्ट मैंने आपको बताया, होप यू अंडरस्टूड। तो यहाँ पर इन्हीं सब बातों पर फोकस किया गया है। मेजर फोकस इस आर्टिकल में यही है कि हमारे देश में सेकेंडरी सेक्टर केयर काफी ज्यादा वीक है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया है, एंड बस मेडिकल कॉलेजेस पर फोकस की जा रही है। फोकस होना चाहिए हमारा सेकेंडरी केयर सिस्टम पर। तो दैट्स द क्रक्स। और जब हम बात करते हैं मेडिकल कॉलेजेस की, तो मैंने आपको बता दिया कि इसके मेनली 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो एजुकेशनल रोल है, ताकि मेडिकल प्रोफेशनल्स आने वाले समय में प्रिपेयर करवाया जा सके, इंटर्नशिप ट्रेनिंग सब दी जाती है अलॉन्ग विद मेडिकल केयर। नाउ अब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो क्या करेंगी, जो भी हेल्थ केयर नीड है पीपल की उसको टेक केयर करने का प्रयास करते हैं। एंड ऑल्सो ये भी संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि लेट से कि अगर मेडिकल कॉलेजेस का इस्टेब्लिशमेंट होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बूम होगा, रियल इस्टेट जो है वो और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगी इन द डिस्ट्रिक्ट्स, एंड ऑल्सो मोर मेडिकल प्रोफेशनल्स का जनरेशन होगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन सीट्स। तो ये सब जो है ना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे इनएडिक्वेट एक्सेस टू हेल्थ केयर का। बिकॉज जब हम क्लोजर एग्जामिनेशन करते हैं तो वो डिफरेंट पिक्चर्स ही रेज करता है। क्या रेज करता है? जो मैंने आपको बताया, लैक ऑफ प्रायोरिटीज टू द सेकेंडरी केयर फैसिलिटी। जैसे अगर हम बात करें टर्शरी केयर की, तो टर्शरी केयर में ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन यहीं पर जाते हैं, बहुत ही कम शेयर होता है लोगों का जो टर्शरी केयर में जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि सारा ही पॉपुलेशन पूरी गहन बीमारी से ग्रसित है, ऐसा तो है नहीं। जैसे एक डाटा दिया जाता है कि लगभग जो हमारा पॉपुलेशन है
उसका मात्र 1% ही एडवांस टर्शरी केयर में जाता है। तो इसका मतलब मेजोरिटी कहाँ पर रहती है, पॉपुलेशन मेजोरिटी रहती है आपका सेकेंडरी में, या तो जाएंगी या फिर प्राइमरी में जाएंगी। और उसके लिए लगभग आपका 575 टू 700 स्पेशलाइज्ड बेड सफिशिएंट होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए। लेकिन आप देखोगे जब भी जाओगे तो बेड्स भरी पड़ी रहती है। क्यों भरी पड़ी रहती है? बिकॉज ऑफ ओवर अवेलेबिलिटी ऑफ द पेशेंट्स, क्योंकि प्राइमरी वाले भी वहीं पहुंच जाते हैं और सेकेंडरी वाली सुविधा नहीं होने के कारण वो भी वहीं पहुंच जाते हैं। ऑल्सो जो रिफरल सिस्टम है हमारा वो भी वीक है। रिफरल सिस्टम में क्या होता है कि लेट से प्राइमरी के पास हम गए, वहां पर हमें इलाज नहीं हुआ, उन्होंने रेफर कर दिया कि आप जो है सेकेंडरी के पास जाइए। अब सेकेंडरी के पास भी इलाज नहीं हुआ, लेट से कि उन्होंने कुछ गहन बीमारी के बारे में बता दिया, तो उन्होंने टर्शरी के पास रेफर कर दिया। तो ये रेफरल सिस्टम भी हमारा मजबूत नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग रेफरल सिस्टम, डायरेक्ट पेशेंट प्राइमरी से टर्शरी पर पहुंच जाते हैं। तो ये एक मुद्दा है। एंड ऑल्सो देयर इज इश्यू लाइक स्पेशलिस्ट की कमी है सेकेंडरी केयर पास, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मशीन से जांच करने वाली नहीं है। तो लोग वैसे भी टर्शरी के पास जाएंगे क्योंकि वहां पर ये सब सुविधा उपलब्ध है। तो आप समझ सकते हो किस प्रकार से वीक सेकेंडरी केयर इज एन इश्यू दैट अफेक्ट्स द टर्शरी केयर सिस्टम। तो 3 टियर सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया एंड कारण मैंने बताया कि क्यों आपका ये ओवरबर्डन है हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सेकेंडरी लेवल केयर फैसिलिटी एंड ड्यू टू विच ओवरलोड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ पेशेंट्स वी सी। तो अगर बेटर सेकेंडरी फैसिलिटी होती along with अगर बेटर रेफरल पॉलिसी होता, मैंडेटरी रेफरल पॉलिसी होता, तो ये समस्याएं हमें देखने को नहीं मिलती। और जहां पर जिस राज्य में ये बेटर सेकेंडरी फैसिलिटी है तो वहां पर देखा गया कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। एंड एक ये भी बात तो है कि जैसे कोई व्यक्ति है वो रोड एक्सीडेंट फेस कर गया तो उनको ज्यादातर कहाँ लाया जाता है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में लाया जाते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ही फैसिलिटी की कमी है तो फिर उनका इलाज कहाँ से हो जाएगा? और जबकि ये जो आपका गोल्डन आवर होता है ऐसे पेशेंट्स का, वो काफी ज्यादा क्रिटिकल होता है उनके लाइफ को सेफगार्ड करने के लिए। तो ये सब इश्यूज चल रही हैं। एंड बिकॉज ऑफ द क्राउडिंग ऑफ द पेशेंट्स, जो बढ़िया बढ़िया मेडिकल कॉलेज है हमारे देश में वो भी बढ़िया से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो जरूरत है सेकेंडरी केयर सिस्टम को मजबूत करने की, प्राइमरी केयर सिस्टम को मजबूत करने की। बिकॉज यहाँ पर आप देखिए एक डाटा काफी ज्यादा अच्छी है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मोर देन 80% ऑफ द केसेस दैट आर ट्रीटेड इन मेडिकल कॉलेजेस डू नॉट रियली वारंट ट्रीटमेंट अंडर द टर्शरी स्पेशलिटी केयर। यानी कि 80% ऐसे केसेस है जिनकी जरूरत भी नहीं है टर्शरी स्पेशलिटी केयर में जाने की, वो प्राइमरी और सेकेंडरी में ट्रीट होकर ठीक हो सकते हैं, लेकिन ओवरलोड है। और कारण क्या है मैंने आपको बताया। तो कहीं ना कहीं रेफरल सिस्टम इन द टर्शरी केयर फैसिलिटीज हैज फेल्ड। एंड जहां पर ये रेफरल सिस्टम काफी अच्छा है वहां पर जो मेडिकल हॉस्पिटल्स है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल में केरला और तमिलनाडु का दिया जाता है। तो एक तरफ हम पॉपुलर पॉलिसी लाने का प्रयास कर रहे हैं, एक तरफ हम पीपल सेंट्रिक पॉलिसी। किस पर फोकस किया जाए? तो फोकस किया जाना चाहिए पीपल सेंट्रिक पॉलिसी पर। पॉपुलर पॉलिसी क्या है? मेडिकल कॉलेजेस लाओ, वैकेंसी ऑफ सीट्स को इंप्रूव करो। तो ये हो गया आपका पॉपुलर पॉलिसी। लेकिन पीपल सेंट्रिक पॉलिसी यानी कि जो आपके एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपका एग्जिस्टिंग पैटर्न है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, उसको आप मजबूत करिए। क्योंकि अगर ये मजबूत हो जाता है तो फिर जो नीड्स है पर्सन्स की, पेशेंट्स की, वो ऑलरेडी फुलफिल हो जाएगी। क्योंकि हम रियल प्रॉब्लम पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे ही प्रॉब्लम पर फोकस कर रहे हैं। जबकि रियल प्रॉब्लम क्या है? वी हैव इनएडिक्वेट प्रोविजनिंग ऑफ सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर। एंड ऑल्सो अगर हम मेडिकल कॉलेजेस नए नए स्टैब्लिश कर रहे हैं तो वो भी कुछ चैलेंज फेस करते हैं, जैसे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। कि हम ऐसे ऐसे जगहों पर बड़े बड़े हॉस्पिटल ओपन भी कर दे जहां पर कनेक्टिविटी या इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, तो फायदा क्या? एक तो कॉस्ट अलग ही लग रही है। एंड ऑल्सो अगर हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेजेस में कन्वर्ट कर देंगे तो जो प्रायोरिटी है कि वहां पर
पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना है, दैट विल बी शिफ्टेड टू एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर. So that's the core issue that the article highlights, and it also tells us that अगर आपका सेकेंडरी केयर फैसिलिटी स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है, तो जो आपका कॉमर्शियल प्राइवेट सेक्टर है जो काफ़ी ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं, आप देख रहे हो ना कि बिकॉज ऑफ द वीक पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, बहुत सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो एक प्रकार से बिजनेस का साधन बन गए. और परेशानी किसको आती है? गरीब लोगों को. काफ़ी ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं ऑपरेशन सर्जरी करने के लिए. तो अगर हम सेकेंडरी केयर सिस्टम को मजबूत कर पाते हैं तो डेफिनेटली हम कॉमर्शियल प्राइवेट सेक्टर को भी इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली रेगुलेट कर सकते हैं, और इसका बेनिफिट हमारे पेशेंट्स, हमारे सिटीजन्स पर देखने को जरूर मिलेगा. तो ये आपका कोर क्रक्स इस आर्टिकल का. नाउ शिफ्टिंग आवर फोकस टू द सेकेंड एडिटोरियल दैट विल बी कवर्ड अंडर जीएस पेपर 2. और मान के चलिए आप कि जो जीएस पेपर 2 है ना, काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक है, क्योंकि हर दिन आपको जीएस 2 के कोई ना कोई आर्टिकल मिल जाते हैं और काफ़ी नए नए पॉइंट्स आपको मिलता है. आपने ब्रिक्स पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी ब्रिक्स में आपको नए नए पॉइंट्स मिल जाएंगे. आप G20 बार बार पढ़ रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको नए नए पॉइंट्स मिल जाते हैं. तो दैट्स वाई ये जो आपका पेपर है ना काफ़ी डायनेमिक है, इसलिए इसको आंसर करने में भी स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा चैलेंज फेस करते हैं. तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है कि आप डायनेमिक आर्टिकल्स रीड करिए. तो ये आपके जो इश्यू है ना आंसर राइटिंग की, उसको डेफिनेटली सॉल्व करेगा. बिकॉज यहाँ पर आप स्टेटिक पढ़कर नहीं जा सकते, सिर्फ आपको डायनेमिक होना पड़ेगा. आपको नए नए एग्जाम्पल्स, आपको नए नए केस स्टडीज देखने पड़ेंगे, तब जाके आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा. ठीक है. नाउ इन दिस आर्टिकल यहाँ पर फोकस यही है कि किस प्रकार से G20 का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके भारत अफ्रीका की समस्याओं का समाधान करने में मदद कर सकता है. किस प्रकार से विभिन्न देशों को आकर्षित करके अफ्रीका में जो समस्याएं हैं उनको हाईलाइट कर सकता है और वहाँ पर शांति ला सकता है. तो जब हम बात करते हैं अफ्रीका की, तो अफ्रीका कंटिनेंट है, आपको ही पता है, एंड वहाँ पर आपके 54 नेशंस है. लेकिन क्या इन टोटल देशों में सब कुछ सही चल रहा है? बिल्कुल नहीं. हर बार हर दिन आप न्यूज़ सुन रहे होंगे कि अफ्रीका में कूप चल रही है, मिलिट्री कूप चल रही है. जैसे आपका नाइजर हो गया, सूडान हो गया, लीबिया हो गया, यहाँ पर आपको कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रही होंगी. तो क्या क्या चैलेंजेज है? मिस गवर्नेंस, अनप्लान्ड डेवलपमेंट, एज वेल एज डोमिनेंस ऑफ रूलिंग ट्राइब्स, करप्शन, एंड अभी तो और कुछ नए डिस्ट्रप्शंस आए हैं, जैसे मैंने आपको बताया मिलिट्री कूप, इस्लामिक टेरर, इंटर ट्राइबल स्कीमेज, चेंजिंग क्लाइमेट यानी कि क्लाइमेट चेंज, रन अवे फूड इन्फ्लेशन, अर्बनाइजेशन एंड यूथ अनएम्प्लॉयमेंट. ये सब समस्याएं आप समझो कि कितनी ज़्यादा दिक्कत करती है, और इसका परिणाम ये होता है कि आपका जो पीस एंड स्टेबिलिटी है वो कभी आ नहीं पाती. सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ स्टाइल बर्बाद हो जाते हैं, जो आप देख रहे हो. ठीक है. और इस प्रकार की समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए वहाँ पर बहुत सारे जो पावरफुल कंट्रीज है उन्होंने भी इंटरवीन किया. जैसे आपका फ्रांस है, यूएस है, रशिया है, ये सब टाइम टू टाइम इंटरवीन किए हैं. लेकिन इस आर्टिकल में कहना कि इंटरवीन की है अपने फ़ायदे के लिए. एक्चुअली जो ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पर मिलिटेंसी को कर्व करेंगे, ख़त्म करेंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे, पीस लाएंगे, वो ख़त्म तो नहीं हुआ, समस्याएं और ज़्यादा बढ़ गई. और ये इंटरवेंशंस किस लिए की जाती हैं? ताकि वो अपने चहेते रूलर्स को यहाँ पर बिठा सके, ताकि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यहाँ पर आप देखिए, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके. जैसे नाइजर में यूरेनियम है, आप समझो यूरेनियम की डिमांड कितनी ज़्यादा होती है. एज वेल एज सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में गोल्ड है. तो इन सब रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन एंड उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए ये सब क्या करते हैं? अपना अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास करते हैं, और वहाँ के जो लीडर्स हैं, रूलर्स हैं, उसको इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करते हैं. तो आखिरकार अफ्रीका में इस समस्या क्यों हो रही है? तो अभी जो रिसेंट घटना आप देख रहे हैं उसमें एक सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि जो कोऑपरेशंस होनी चाहिए अफ्रीकन कंट्रीज के बीच वो नहीं हो पाई. जैसे जो आपका एक ग्रुपिंग है जो अफ्रीकन कंट्रीज ने मिलकर बनाई थी, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स.
तो ये जो ग्रुपिंग है ना, इनका काम था कि लेट्स से कि अगर अफ्रीका के किसी भी देश में मिलिट्री कूप होती है, तख्ता पलट होता है, या फिर पीस एंड स्टेबिलिटी को डिस्टरबेंसेस होती है, तो ये जो ग्रुपिंग्स है ना, ये मिलिट्री एक्शंस ले सकता है और वहां पर पीस एंड स्टेबिलिटी लाने का प्रयास कर सकता है। जैसे आप समझ लो कि यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग फोर्स है उस टाइप का, लेकिन ये अफ्रीका के लिए। तो इसका प्रयास था कि जो नाइजर में मिलिट्री कूप हो रही है उसको स्टेबलाइज किया जाए और इसके लिए मिलिट्री एक्शंस लेने को तैयार थे, लेकिन कुछ देशों ने इस एक्शन को इनिशिएट करने से मना कर दिया। तो आप देखो यहाँ पर लैक ऑफ कोऑपरेशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट मुद्दे शांत नहीं हो रहे, क्योंकि सबके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट ज्यादा सामने आ जाते हैं एज कंपेयर टू द कलेक्टिव इंटरेस्ट। एंड ऑल्सो देयर इज इरोडिंग इंटरनेशनल सपोर्ट। क्यों? बिकॉज चाइना का दबदबा यहाँ पर बढ़ रहा है। चाइना अब अफ्रीका का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड इन्वेस्टर हो गया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना ने लेकर आया था कि पूरा जो आपका एशियन कंट्री है या फिर अफ्रीकन कंट्री, उनको पूरा कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दो, और इसके लिए इन्होंने भर भर के लोन दिए, और कुछ कुछ देशों में अफ्रीकन कंट्रीज में लोन इतना ज़्यादा बढ़ गया तो वो चुका नहीं पाए, तो ऐसे में अफ्रीकन एसेट्स को चाइना के कंट्रोल में जाना पड़ा। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो ट्रस्ट है डिफरेंट कंट्रीज का, वो अब नहीं रह पाया, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो कोऑपरेशन नहीं करना चाह रहे। तो ये सब बैकड्रॉप तो चल ही रहा था, ये सब इश्यू तो चल ही रहे थे, और इसी इश्यू के दौरान हमने देखा कि किस प्रकार से ब्रिक्स समिट होता है साउथ अफ्रीका में, 15th ब्रिक्स समिट, और ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड इसका थीम क्या रहा? ब्रिक्स एंड अफ्रीका। एंड ऑल्सो जो अभी आपका नेक्स्ट मंथ यानी कि सितंबर में G20 समिट होने वाली है, वो इंडिया में होने वाली है, और इस प्लेटफॉर्म पर ये डेफिनेट बात है कि भारत ग्लोबल साउथ के मुद्दे को जरूर उठाएगा, जिसमें अफ्रीका पर एक इंपॉर्टेंट फोकस होगा, बिकॉज अफ्रीका में काफी ज्यादा क्राइसिस चल रही है। तो ये एक अच्छा मौका है कि जो आपके लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनको एक साथ लाया जाएगा, और जो अफ्रीका में ये इश्यू चल रही है उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाएगा। और इंडिया इसमें काफी अहम रोल निभा सकता है, बिकॉज इंडिया की जो टाइज है अफ्रीका के साथ वो काफी ज्यादा डीप है, डाइवर्स है, हारमोनियस है। और आप एग्जांपल ले सकते हो कि सत्याग्रह का जो एक्सपेरिमेंट महात्मा गांधी ने किया था वो साउथ अफ्रीका में ही किया था, और जो यूएन पीस कीपिंग रोल हम प्रोवाइड करते हैं उसमें इंडिया का रोल काफी ज्यादा आगे है। इतना ही नहीं, इंडिया और अफ्रीका का जो ट्रेड है आप देख सकते हो 98 बिलियन डॉलर पहुंच गया है, जो कि एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिलेशंस को रिप्रेजेंट करता है। एंड इंडिया ने बहुत सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किए हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, आईटी, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। तो ये सब भी दिखाता है कि हमारे जो टाइज हैं अफ्रीका के साथ कितने ज़्यादा मजबूत हैं। एंड इनफैक्ट लगभग आपका 197 प्रोजेक्ट्स भारत ने कंप्लीट किया है, एंड अप्रोक्स 42,000 स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की गई हैं सिंस 2015। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैंने क्यों नोट्स में लिखा है, बिकॉज आप इन सब डाटा को जब अपने आंसर्स में लिखेंगे तो फिर लगेगा आंसर चेक करने वाले को कि हाँ बंदे ने सही से पढ़ा है, और जो डाटा है वो इस बात की गवाही देगा कि आपने सही से पढ़ा था। ठीक है, इसीलिए मैं इस प्रकार के डाटा को इंक्लूड करता हूँ। एंड ऑल्सो बहुत सारे इंडियन ऑरिजिन पीपल्स अफ्रीका में रहते हैं, तो एक महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडिया की जो रोल है टू इंश्योर पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफ्रीका वो बढ़ जाती है। और दूसरी बात ये है कि अभी आपका G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के ही पास है, तो इसका फायदा भारत उठा सकता है, एंड भारत एंड अफ्रीका कैन कंसल्ट द लाइक माइंडेड G20 पार्टनर्स एंड मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस सो दैट एक सेमी परमानेंट प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए टू रिजॉल्व द सिक्योरिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशंस दैट आर अकरिंग इन सेवरल पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। तो ये आपका अप्रोच हो सकता है। एंड ऑल्सो भारत ने बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए हैं, और ये इनिशिएटिव्स एक प्रकार से रिवोल्यूशनरी है। जैसे आपका जनधन आधार मोबाइल, कितनी आसानी से पेमेंट फैसिलिटेट हो जाती है, यूपीआई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो इन सब के माध्यम से जो करप्शन जैसी समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। तो अफ्रीका इनका फायदा उठा सकता है, भारत इस प्रकार की टेक्नोलॉजी उन्हें दे सकता है, अलॉन्ग विथ इन्वेस्टमेंट्स भी भारत वहां पर कर सकता है। तो ऐसे में अफ्रीका की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा, एंड अफ्रीका भी काफी तेजी से आगे बढ़ने का
प्रयास करेगा। तो ऐसे में जो न्यू दिल्ली है वो इंडिया अफ्रीका के इकोसिस्टम को विन विन पैराडाइम बना सकता है फॉर द 21st सेंचुरी बाय प्रोवाइडिंग दीज फीचर्स टू अफ्रीका एंड हेल्पिंग देम टू कम आउट फ्रॉम द डिस्ट्रेस that are occurring in the African region. So this is all the articles we have discussed. Hope you understood in detail. We will meet again in the next lecture series. For now, thank you very much for the discussion.